बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे बड़ी ख़बर अब तक की ये है कि इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के इख्तितामी मरहले का अनाउंसमेंट कर दिया है। इमरान खान साहब ने वो किया है जो बेचारे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। यानी जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया, बार बार कहा कुछ नहीं होता, हम आपके साथ खड़े हैं। जिन्होंने बार बार कहा कि इन चोरों और डाकुओं को कभी नहीं आने देंगे, इस मुल्क में मुसल्लत नहीं होने देंगे, इन्होंने तो मुल्क को बहुत लूटा है, जो धोखा दे गए। जिन लोगों ने चक्कर दिया इमरान खान साहब को, उनको इमरान खान साहब ने ऐसा चक्कर दिया कि सारी ज़िंदगी अब याद रखेंगे। ये वो लोग हैं जो आखिरी वक्त तक आकर यकीन दिलाते रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बीच में नहीं हैं, हमारा तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो पॉलिटिकल किस्म की मूवमेंट है और आप इसमें से निकल जाएंगे, आप इसको मैनेज। डिजिटल दौर में साइबर फ्रॉड्स की शरह काफी बढ़ गई है, लिहाजा आप इन फ्रॉड्स का शिकार ना बने, खुद को आगाह रखें। कभी भी अपनी जाती मालूमात और अकाउंट की तफसीलात किसी भी फोन कॉल, SMS या ईमेल पे शेयर ना करें। कोई आपको कर सकते हैं। आखिरी वक्त तक ये यकीन दिलाते रहे कि हम बीच में नहीं हैं, और फिर जिस तरीके से वजीर आजम हाउस के बाहर गाड़ी पहुंची, प्रिजन वैन, जैसे कंटेनर्स पहुंचे, जैसे इस्लामाबाद के रस्तों को बंद किया गया, जैसे आधी रात को अदालतें खिलाई गई, तो सब पता चल गया कि इसके पीछे कौन था। और इसको सवाल की सूरत में अरशद भाई ने सबसे खूबसूरत अंदाज में पूछा था कि वो कौन था जिसने ये सारा गंद फैलाया था। तो सब जानते हैं कि रायता किसने फैलाया था और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। तो इमरान खान साहब ने उनको वैसा ही चक्कर वापस दिया है। 1 महीना हो गया लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं, पहुंच ही नहीं रहे। और बीच में बहुत बड़ी गलती यह हो गई कि इमरान खान साहब पे हमला करवा दिया गया, और हमले का नतीजा तो कुछ और निकलना था, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अब इमरान खान साहब ने यह देखा कि एक दींगा मुश्ती चल रही है, एक रस्साकशी चल रही है, रोजाना एक नया नाम आ जाता है, मीडिया के ऊपर नाम चलाए जा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ बनने जा रहा है, वो आर्मी चीफ बनने जा रहा है, वो आर्मी चीफ बनने जा रहा है। यानी खुशामदियों को भी समझ नहीं आ रही कि किसकी खुशामद शुरू करनी है। वैसे मेरी एक गुजारिश है, मैंने आज एक इस पे एक ट्वीट भी किया है, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाएं कि इमरान खान साहब ने क्या अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर को लॉन्ग एक हफ्ता उन्होंने डिले दे दिया है। इसके मेडिकल रीजंस भी हैं। यानी आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये क्यों किया, आप ये नहीं कह सकते कि जल्दी क्यों नहीं आ रहे, आप ये नहीं कह सकते, आप इसलिए नहीं कह सकते कि उनके जेन्युइन मेडिकल रीजंस हैं, उनको गोलियां लगी हुई हैं। अब डॉक्टर उनको आराम करने के लिए, 10 साल की उम्र में आदमी को गोलियां लगी हैं, वो तो चाहेंगे 2 महीने उठा ही ना, आराम करता रहे ये आदमी। लेकिन इमरान खान साहब, अब उनकी अपनी हिम्मत के ऊपर है वो कब उठना चाहते हैं। अगर वो 2 दिन बाद का अनाउंस करना चाहते कर देते, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया 1 हफ्ते बाद का, यानी 26 नवंबर के लिए उन्होंने अनाउंस किया। और कुछ बड़े अहम सवालात उठाए इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा चले आपकी मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि कोई साजिश नहीं की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो फिर भी ऐसे चोरों डाकुओं को मुसल्लत क्यों होने दिया जिन्होंने आते ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी डुबो के रख दी, जिन्होंने आते ही अपना NRO हासिल कर लिया, जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की करते हुए पाकिस्तान को ऐसी जगह पे फेंक दिया जहां से पाकिस्तान को उठाने में कई साल लग जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने यह सवाल बिल्कुल दुरुस्त उठाया और एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने यह सवाल पूछा, और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि 26 नवंबर को वो इस्लामाबाद आएंगे और लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाएंगे, रावलपिंडी से शुरू हो जाएंगे, इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। दुनिया पूरी इमरान खान साहब जाने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का उनका लॉन्ग मार्च था, हर शहर में वो लोगों को छोड़ते जा रहे थे, आगे से नए लोग आते जा रहे थे, और जिस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड 7 जलसे पाकिस्तान में किए हैं, लगभग इमरान खान साहब के जलसे ही गिन लें तो 70-75 होने वाले हैं। और इन सारे लोगों को लेकर वो इस्लामाबाद अगर पहुंच गए, क्योंकि पंजाब में तो गवर्नमेंट भी नहीं है अब हमजा शहबाज की जो रोकेगा पुलिस के जरिए, तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर तरफ से लोग आएंगे, सिंध से भी आएंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी निकलेंगे। तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में होगा, लेकिन उस वक्त तक वो नहीं होगा जिसने इससे उम्मीदें लगाई हुई थी। यानी कुछ लोगों ने ये उम्मीद बांधी हुई थी कि इससे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और फिर टेंशन क्रिएट करने का मौका मिल जाएगा। एक आखिरी मौका इमरान खान हमें फराहम कर देगा, एक ऐसा मौका जहां पे इस्लामाबाद के अंदर तो माहौल बनाया हुआ है, उधर से इमरान खान आ गया तो वो भी माहौल बन जाएगा, और एक बड़ा तसादुम, और जिसके नतीजे में टेंशन क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान में। लेकिन टेंशन क्रिएट इमरान खान साहब अब नहीं होने देंगे।
ये सही पॉलिटिकल मूव है। मैं ये सोच रहा था अगर एक दो दिन में इमरान खान साहब निकले और शहबाज शरीफ साहब ने मजीद डिले कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब का मामला जो है वो उनके हाथ में काफी हद तक चला जाएगा कि इमरान खान साहब जब भी निकलेंगे अब वो जख्मी, उनको जल्दी पहुंचना होगा। शहबाज शरीफ साहब इस मामले को सामने रखते हुए फैसला करने के अंदर ज्यादा ताकत में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने सारा कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो दिल करता है करो। अब नवाज शरीफ साहब जो मुबैना तौर पे ट्वीट्स आ रही हैं, बहुत सारे सहाफी ये क्लेम कर रहे हैं कि एक नाम जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं वो नाम जबरदस्ती शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शामिल करवाना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब से मुबैना तौर पे वो नाम शामिल नहीं किया जा रहा। वो नाम शामिल ना होने की वजह से एक बड़ा तजब्जुब है, क्योंकि वो नाम 27 नवंबर को रिटायर हो रहा है। बल्कि एक ट्वीट मैंने ऐसी भी पढ़ी, और बड़ा बाखबर आदमी है जिसकी ट्वीट थी, उन्होंने लिखा कि 28 तारीख को भी समरी दी जा सकती है। यानी जो नवाज शरीफ साहब के फेवरेट हैं वो अगर 27 को रिटायर हो जाएं और 28 को समरी पेश कर दी जाए तो 28 को जो समरी पेश की जाएगी उसमें तो ऑटोमेटिकली उनका नाम ही नहीं होगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को जो नई समरी पेश की गई है उनमें से एक नाम को चुनना पड़ेगा। तो मामला फिर वहीं पे जा रहा है जहां पे जाना है। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को इस अजीबोगरीब किस्म की सियासत से फिलहाल बाहर रख के वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है उसको रखने का फैसला किया है। और इसमें जिन लोगों को उम्मीदें थी टेंशन क्रिएट करने की, वो अब टेंशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। 26 तारीख को इमरान खान साहब निकलेंगे। देखें, ये वो आदमी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। उसने कहा मुझे निकालोगे मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उसने ज्यादा खतरनाक बनकर दिखाया। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला, उसने कौम को बताया कि मुझे क्यों निकाला, और कौम को जुबानी याद हो गया कि उसको क्यों निकाला। उसको इसलिए नहीं निकाला कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उसको इसलिए नहीं निकाला कि वो करप्शन करता था, उसको इसलिए नहीं निकाला कि वो पाकिस्तान के राज बेचता था, उसको इसलिए नहीं निकाला कि वो कौमी पॉलिसियों के खिलाफ पॉलिसियां बनाता था। नहीं, उसको इसलिए निकाला कि वो ज्यादा मकबूल और ज्यादा ताकतवर हो रहा था उन लोगों से जिनको सबसे ज्यादा मकबूल और ताकतवर रहने की आदत है। एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कल से अब तक कि शहबाज शरीफ को चपेड़ें पड़ गई हैं, और उसकी गूंज जो है वो लंदन तक सुनाई दे रही है। भाई क्यों चपेड़ें पड़ गई हैं? जैसा भी है, जो भी है, पाकिस्तान की वजारत उस्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ है। किसी की क्या जरूरत है कि बदमाशी करे और जाके चपेड़ मारे? कौन मार सकता है चपेड़ पाकिस्तान के वजीर आजम को? चाहे वो जैसे भी आया यार, शब खून मार के आया, 2 नंबरी करके आया, फ्रॉड करके आया, रजीम चेंज करके आया, जो भी करके आया, आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन चपेड़ नहीं मार सकता उसको कोई। क्यों कोई चपेड़ मारेगा? ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं अपनी बदमाशी लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। इमरान खान की बारी याद है ना आपको? बीबीसी तक पे छप गया था जाके कि इमरान खान के वहां पे जनाब एक हेलीकॉप्टर के अंदर अचानक साहिबान उतरे, बड़े ताकतवर हल्के आए, उन्होंने इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया, मुंह के ऊपर और जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, उनको थप्पड़ मारे गए। और बाद में ISPR ने कहा कि हम इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि बीबीसी पे केस करेंगे। किधर है केस? किधर है केस? DG ISPR जवाब देना, क्या बना इस केस का? बताया पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान के वजीर आजम को चपेड़े मारने की खबर चली थी, उस पर तशद्दुद करने की खबर चली थी। DG ISPR बताएं, उन्होंने कहा था मैं बीबीसी पे केस करूंगा। किधर है केस? क्या बना उस केस का? एक्चुअली ये खौफ फैलाने की साजिश होती है, जानबूझकर ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं और ये बताया जाता है कि हमसे ताकतवर कोई नहीं, जिसको चाहे हम चपेड़ मार दें, जिसको चाहे हम नंगा कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क में कानून भी है, इस मुल्क में हम भी रहते हैं, उतने ही पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है, और हमारा भी पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है। शहबाज शरीफ को अगर किसी ने चपेड़ मारी है तो उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस रात में वजीर आजम हाउस में मौजूद था। I want to compare the World Cup, which is the biggest global sporting event, in heaven. My name is Jesse Bradley. I'm a former professional soccer goalkeeper, and the World Cup was always my dream since childhood. My career ended tragically with a life-threatening illness, and I discovered a dream greater than soccer. और मैं वहां से सबसे आखिर में निकला था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि और भी सहाफी वहां पे मौजूद थे। अरशद भाई भी वहां पे थे, साबिर भाई भी थे, और दोनों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। खाबर घुमन साहब भी थे, और भी हमारे साथी वहां पे, फरिया इदरीस साहिबा भी थी, वो जल्दी चली गई थी लेकिन वो वहां मौजूद थी, और भी लोग थे। लेकिन हम 7 लोग थे, लेकिन सारा हम विटनेस करते रहे हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं जो रिपोर्ट किया गया। जानबूझकर अपना खौफ फैलाने के लिए,
किया गया, जानबूझकर अपना खौफ फैलाने के लिए। बिठाने के लिए यह बदमाशी है और क्या है। रात से खबर चल रही है वजीर आजम को, और पीटीआई वाले जो हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और किस बात में खुश हो रहे हैं आप? हाथ तो वही है ना, कभी आपको चपेट, कभी उसको चपेट, कभी उसको चपेट। और इस हाथ को पकड़ना था। याद है अरशद भाई ने आखिरी वीडियो कौन सी चलाई थी? एक वीडियो उन्होंने अपलोड की थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक हाथ है जो डंडे मार रहा है लोगों को, और उस हाथ को एंड में लोगों के हाथ पकड़ लेते हैं। इस हाथ को आपने रोकना है। ये किसी और को सुने या डंडा मारे तो आपने खुश नहीं होना। यानी मेरे मुखालिफ को मार पड़े तो ठीक है, मुझे पड़े तो गलत है, ये नहीं हो सकता। जुल्म जुल्म है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। मैं उतनी मजम्मत करता हूं जितनी उस झूठी खबर की मजम्मत करता था, उतनी ही मजम्मत इस झूठी खबर की करता हूं। ना किसी इस मुल्क में बदमाशी चलेगी, सिर्फ रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, बोलते रहेंगे। अब जरा एक और खबर देखें। जो लोग खुदर गए थे, छलांगे मार रहे थे, घड़ी ले ली, घड़ी ले ली, घड़ी ले ली, घड़ी बुरी, उनको मौत पड़ी हुई थी। एक तो जो जियो के ऊपर प्रोग्राम करवाया गया फीड करके, एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को उसके अंदर बिठाया गया, जो मतलूब है कई जगहों पे, उसको बिठाकर उसको ऐसे साबित करने की कोशिश की गई कि शायद इमाम काबा के बाद दुनिया का सबसे बेहतर आदमी ये है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अगर किसी को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देना है ना, तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी जो है उमर फारूक को दे देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है उनको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं है दुनिया में, सबसे अच्छा आदमी ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसका झूठ जो है वो एक सहाफी ने पकड़ लिया, मैंने कल आपको बताया भी था। और साफ पकड़ा गया है कि फराह खान नामी खातून ने पाकिस्तान से 2 मरतबा सिर्फ ट्रेवल किया है इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में। एक दफा 2019 में और एक दफा 2020 में। अप्रैल 2019 में जब उन्होंने ट्रेवल किया तो वो अमेरिका गई थी, और अमेरिका के लिए 2 घंटे के लिए वो एयरपोर्ट पे सिर्फ रुकी थी। और अबू धाबी से अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा वापस आने में लगता है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो अगली फ्लाइट ले सकती हो, तो वो उसी तारीख में अमेरिका कैसे पहुंच गई? तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि यहां पे जो बैठा हुआ ताकतवर आदमी इस सारे मामले को प्लान कर रहा था, उसका दिमाग बस इतना ही काम करता था कि उसने देखा कि यहां से अबू धाबी चली गई है, उसने उससे आगे का नहीं सोचा कि आगे कहां गई है। तो यहां पे जाके तो इनकी सोच रुक जाती है। इतनी इंटेलिजेंस है और इतना ही दिमाग काम कर रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी और मेहनत करें, 5वीं का बच्चा आपको पकड़ लेता है थोड़ी देर के बाद, और बड़े आराम से पकड़े जाते हैं। पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो जाता है। अब मैं आपको सही वाली चीजें बताता हूं, काम करना है तो इन पे करो भाई। अभी दिखाता हूं आपको मैं, ये देखें। तफसीलात के मुताबिक तोशा खाने से तोहफे हासिल करने वाले हुक्मरानों की कुछ तफसीलात मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर 1, अब तक मुल्क के 13 सदर और वजीर आजम तोशा खाना से 3039 तोहफे लेकर जा चुके हैं, जिनकी कुल मालियत जो है वो 160 मिलियन रुपए बनती है। ये जो दिए गए, जमा करवाए गए। वैसे उनकी मालियत क्या थी वो किसी को नहीं पता। तोहफे लेने वालों में ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक, यानी सदर ज़ियाउल हक ने भी लिए और सदर परवेज मुशर्रफ ने भी लिए, जुनेजो ने भी लिए, शौकत अजीज ने भी लिए और बाकी वज़ीर आज़म ने भी लिए। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 2 BMW और 2 टोयोटा जीप के लिए तोशा खाना में 93 लाख रुपए जमा करवाए। इतनी महंगी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ, इतनी महंगी गाड़ियां जो मुअम्मर कज़ाफ़ी से लेकर आए थे, और ये कीमती गाड़ियां लीबिया के सदर ने दी थी, और थोड़े से पैसे देकर ये 4 गाड़ियां लेकर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां निकल गए जरदारी साहब। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम दोनों अदवार में 1 करोड़ मालियत के 127 तोहफे मिले। नवाज शरीफ ने 14 लाख में 75 तोहफे लिए, सिर्फ 14 लाख रुपया दिया है। इमरान खान ने तो एक तोहफे का 2 करोड़ से ऊपर जमा करवाया ना। तो नवाज शरीफ तो ओने पोने क्या बिल्कुल लूट मार करके ले गया, 75 तोहफे ले गया सिर्फ 14 लाख रुपए में। शौकत अजीज पाकिस्तान से जाते हुए, और ये गाड़ियां जो है वो गैर कानूनी है, ना नवाज शरीफ ले सकता है ना जरदारी ले सकता है। तो तोशा खाना से इन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं। तोशा खाना का कानून कहता है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, क्योंकि गाड़ियां जो है वो दूसरे महकमे को जाएंगी। कभी भी तोशा खाना से आप गाड़ी नहीं निकलवा सकते। शौकत अजीज पाकिस्तान से जाते हुए 1126 तोहफे अपने साथ ले गए। कि और भी सहाफी वहां पे मौजूद थे, अरशद भाई भी वहां पे थे, साबिर भाई भी थे, और दोनों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। खाबर घुमन साहब भी थे, और भी हमारे साथी वहां पे, फरिया इदरीस साहिबा भी थी, वो जल्दी चली गई थी लेकिन वो वहां मौजूद थी, और भी लोग थे। लेकिन हम 7 लोग थे, लेकिन सारा हम विटनेस करते रहे हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट
हुआ ही नहीं जो रिपोर्ट किया गया। जानबूझकर अपना खौफ फैलाने के लिए, जानबूझकर अपना डर जो है वो लोगों के उतनी मजम्मत करता हूं जितनी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अगर किसी को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देना है ना, तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी जो है उमर फारूक को दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है उनको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं है दुनिया में, सबसे अच्छा आदमी ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसका झूठ जो है वो एक सहाफी ने पकड़ लिया, मैंने कल आपको बताया भी था, और साफ पकड़ा गया है कि फराह खान नामी खातून ने पाकिस्तान से 2 मरतबा सिर्फ ट्रेवल किया है इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में, एक दफा 2019 में और एक दफा 2000 अभी से अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा वापस आने में लगता है। करें 5वीं का बच्चा आपको पकड़ लेता है थोड़ी देर के बाद, और बड़े आराम से पकड़े जाते हैं, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो जाता है। अब मैं आपको सही वाली चीजें बताता हूं, काम करना है तो इन पे करो भाई। अभी दिखाता हूं आपको मैं, ये देखें तफसीलात के मुताबिक तोशा खाने से तोहफे हासिल करने वाले हुक्मरानों की कुछ तफसीलात मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर 1, अब तक मुल्क के 13 सदर और वजीर आजम तोशा खाना से 3039 तोहफे लेकर जा चुके हैं, जिनकी कुल मालियत जो है वो 160 मिलियन रुपए बनती है। ये जो दिए गए हैं, जमा करवाए गए हैं, वैसे उनकी मालियत क्या थी वो किसी को नहीं पता। तोहफे लेने वालों में ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक, यानी सदर ज़ियाउल हक ने भी लिए और सदर परवेज मुशर्रफ ने भी लिए, जुनेजो ने भी लिए, शौकत अजीज ने भी लिए और बाकी वज़ीर आज़म ने भी लिए। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 2 BMW और 2 टोयोटा जीप के लिए तोशा खाना में 93 लाख रुपए जमा करवाए। इतनी महंगी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ, इतनी महंगी गाड़ियां जो मुअम्मर कज़ाफ़ी से लेकर आए थे, और ये कीमती गाड़ियां लीबिया के सदर ने दी थी, और थोड़े से पैसे देकर ये 4 गाड़ियां लेकर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां निकल गए जरदारी साहब। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम दोनों अदवार में 1 करोड़ मालियत के 127 तोहफे मिले। नवाज शरीफ ने 14 लाख में 75 तोहफे लिए, सिर्फ 14 लाख रुपया दिया है। इमरान खान ने तो एक तोहफे का 2 करोड़ से ऊपर जमा करवाया ना, तो नवाज शरीफ तो ओने पोने क्या बिल्कुल लूट मार करके ले गया, 75 तोहफे ले गया सिर्फ 14 लाख रुपए में। शौकत अजीज पाकिस्तान से जाते हुए, और ये गाड़ियां जो है वो गैर कानूनी है, ना नवाज शरीफ ले सकता है ना जरदारी ले सकता है, तो तोशा खाना से इन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं। तोशा खाना का कानून कहता है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, क्योंकि गाड़ियां जो है वो दूसरे महकमे को जाएंगी, कभी भी तोशा खाना से आप गाड़ी नहीं निकलवा सकते। शौकत अजीज पाकिस्तान से जाते हुए 1126 तोहफे अपने साथ ले गए। उनका कभी नाम भी नहीं लिया किसी ने। क्या कभी किसी ने कोई खबर निकाली उसके बारे में? कभी किसी ने पता किया कि कितना कुछ वो ले गया? उनमें नेकलेस थे, कीमती हीरे जवाहरात थे, सोना था, घड़ियां थी, कालीन थे, तोहफों की मालियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो वहां पे शो की गई वो 26 मिलियन ले गए। जनरल मुशर्रफ 3 करोड़ 81 लाख के 515 तोहफे साथ 515 तोहफे, 75 नवाज शरीफ, जरदारी साहब भी इसके लगभग, शौकत अजीज, उसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी। अब जरा मुशर्रफ साहब को देखें, मुशर्रफ साहब जो तोहफे ले गए और शौकत अजीज जो तोहफे ले गए, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से था, इसलिए उनको कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। 1126 तोहफे शौकत अजीज और 515 तोहफे परवेज मुशर्रफ। अंदाजा कीजिए आप, उनमें जी हीरे, गोल्ड सेट, कीमती जेवरात, खंजर, पिस्तौल, और ज़ियाउल हक साहब भी लेते रहे तोशा खाने से, उन्होंने 16 लाख रुपए में 122 तोहफे लिए हैं। बेनजीर भुट्टो 2,72,000 रुपए में 174 तोहफे लेकर गई हैं। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी शोर मचाता है ना, जरा जाके देखें उनकी वालदा ने कितने तोहफे लिए हैं। 174 तोहफे, 174, और 2,72,000 रुपए में। अंदाजा करें आप, इस तरह इस मुल्क के तोशा खाना को लूटा गया है। जरा उसकी बात तो करें ना, असल चोरी तो वो है, उसके ऊपर तो कभी काम नहीं करेंगे। करना चाहिए ना, यहां भी काम करें ना। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।